नमस्कार, मैं रामायण सर आपके सामने उपस्थित हूँ आज बीपीएससी 67वीं पीटी की तैयारी की बेस्ट रणनीति के साथ। और मुझे विश्वास है कि अगर इस रणनीति पर काम किया जाए और आप अगर तैयारी करेंगे तो आपकी रिज़ल्ट की पूरी गारंटी है। और करना क्या है, कैसे करना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में अगर हम कोई चीज़ के लिए संकल्प ले लें तो उसका कोई विकल्प नहीं होता, और जब तक हम संकल्प नहीं लेंगे तब तक वो चीज़ मुझे जीवन में हासिल भी नहीं होगा। एक लड़का है 12 साल की उम्र में, वह संकल्प ले लेता है कि आजीवन में ब्रह्मचारी रहूँगा, और जैसे ही वह संकल्प लेता है तो उसके पास इतनी शक्ति आ जाती है कि इस संसार में अगर असंभव चीज़ है तो वह है मृत्यु को टालना, लेकिन वह मृत्यु पर भी विजय पा लेता है। तो दुनिया की छोटी मोटी चीज़ें क्या बड़ी बात है, मृत्यु पर भी विजय पाया जा सकता है। ये संकल्प की ताकत है। आपको अपने भीतर की ताकत को जगाना है, अपनी शक्ति को याद करना है। एक राजा था, उसकी पुराने ज़माने में राजा थे, उनका एक हाथी था। हाथी धीरे धीरे बूढ़ा हो गया। बूढ़ा होने के बाद अब वह कोई किसी काम का नहीं रहा, उसको छोड़ दिया गया। एक दिन वह पानी पीने के लिए गया और एक तालाब में जहाँ दलदल थे वहाँ फंस गया। अब वह पानी पी करके जब निकलना चाहता है, बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वह निकल नहीं पाता है। अगल बगल के लोग उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, बांस बल्ली सब कुछ लगा लेते हैं, वह हाथी नहीं निकल पाता है। एक चीज़ जान लें, जब तक आप अपने मन से यह नहीं तय करेंगे कि हमको करना है, तो आपको अगल बगल वाला कुछ भी कहते रहे, ये कर लो वो कर लो, आप नहीं करेंगे। लेकिन जिस दिन आपके भीतर में यह जाग गया कि नहीं मुझे यह करना है, तो फिर कोई नहीं रोक सकता। उस हाथी को निकालने के लिए बहुत उपाय किया गया, कुछ नहीं हो सका। अंत में उस हाथी का जो महावत कहते हैं हाथी को चलाने वाले को, उस महावत वह भी बूढ़ा हो चुका था। उसके पास यह सूचना गई कि आपका वह जो रणगज्ज है, यानी लड़ाई में वह जो हाथी कोहराम मचाता था, आज वह दलदल में फंस गया है। अब तो वह अंतिम सांस गिन रहा है। वह महावत तुरंत उस राजा के पुरानी हवेली में जाता है और मांगता है कि युद्ध की जो रणभेड़ी, यानी युद्ध करने के समय वह जो संकेत के रूप में ध्वनि बजाने वाला यंत्र है रणभेड़ी, वह हमको दीजिए। लोग आश्चर्य में कि भाई इससे यह क्या करेगा। वह आदमी, वह महावत उस रणभेड़ी को लेकर के जाता है, न कोई रस्सी न पगहा कुछ नहीं, और हाथी के कान के पास जाकर वह रणभेड़ी को बजाता है। जैसे ही वह रणभेड़ी को बजता है, हाथी के कान में वह रणभेड़ी का शब्द सुनाई पड़ता है। हाथी को अपनी ज़बानी याद आ जाता है और उसे लगता है कि हमारा राजा युद्ध में फंस चुका है, अब हमारा अंतिम सब कुछ देने की आवश्यकता है। जब तक आपको भी अपने जीवन में उस हाथी की भांति न लगेगा कि अब मेरे पास जितनी ताकत है सब दे देने की आवश्यकता आ गई है, तब तक आप कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। 100% तो आपको देना पड़ेगा, कभी कभी 100% से ऊपर भी जाना पड़ेगा। जैसे ही उस हाथी के कान में वह बाजा बजाया गया, हाथी को अपनी जबानी याद आई और यूं उसने जोड़ लगाया, दलदल से ऊपर था। तो ये है ताकत। तो जब तक आप अपनी ताकत को नहीं पहचानेंगे और पूरी ताकत को नहीं लगाएंगे, आपको ये लगाना पड़ेगा, और जिस दिन लगा देंगे आपकी सफलता को कोई नहीं रोक पाएगा। एक चीज आप जान लें, जब आप तैयारी करते हैं तो आप दिन न गिने रात न गिने, दिन और रात उसके लिए बने हैं जो अपने आप को हर चीज़ की सीमा में रखता है। आप वीर की भांति काम करें, दिन और रात की सीमा को मिटा दें। आपके सामने एक संकल्प है, आपको एक संकल्प लेना है कि नहीं मुझे ये काम करना है। आपको 67वीं बीपीएससी पीटी निकालना है, तो आपके सामने एक संकल्प है कि मुझे 67 बीपीएससी पीटी हर हाल में निकालना है, और इसके लिए जितना पढ़ना है मैं पढ़ूंगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान दें, अगर हमको यहाँ से दिल्ली जाना है और हम पटना जंक्शन पर प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर गया का ट्रेन पकड़ लें, तो भाई हम दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे। हम हावड़ा का ट्रेन पकड़ लें और हावड़ा के ट्रेन में बैठ करके कहें कि हम दिल्ली जा रहे हैं, तो आपको सोचने से क्या होगा। आप तो विपरीत दिशा के ट्रेन पकड़ लिए हैं, आप कलकत्ता चले जाइएगा। ठीक इसी तरह से सोचना अलग बात है, समझना जानना, ये आंखें अलग बात है, आपके ज्ञान चक्षु खुले होने ये अलग बात है। आपको यह पूरा का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं क्या वह उचित है, या मैं काम से अधिक तो नहीं पढ़ रहा हूं, या काम से कम तो नहीं पढ़ रहा हूं। अगर 10 साइज का नट है तो 10 साइज का ही बोल्ट चाहिए, यानी जितने की आवश्यकता है उतना ही करना है। तो मेरे हिसाब से मैंने यह निर्धारित किया, और अपना जो अनुभव मेरा है वह यही कहता है कि 67वीं बीपीएससी पीटी को हम 3 चरण में अगर हम चलें
तो निश्चित तौर पर हम इसको पास कर जाएंगे। और जो पहला चरण है वह पढ़ना, पहला जो चरण है वो पढ़ना। दूसरा जो चरण है वह है प्रैक्टिस करना, दूसरा जो चरण है वह है प्रैक्टिस करना। और तीसरा जो चरण है वह है प्रश्न बैंक, पिछले साल का प्रश्न बैंक बनाना, क्वेश्चन बैंक बनाना, प्रश्न संग्रह को करना। ये 3 स्टेप हैं। तो पहला जो स्टेप है पढ़ना, अगर हम बीपीएससी में देखें तो बीपीएससी 67th पीटी, बीपीएससी 67th पीटी में तो 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5-5 विकल्प रहेंगे। तो सब मैं अगर इतिहास खंड की बात करूं तो इतिहास खंड में लगभग आपको 30 से 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। यही ट्रेंड है पूछे जाने का। इसमें 3 से 4 क्वेश्चन करेंट मेडाइवल से रहेगा और 3 से 4 एंशिएंट से रहेगा। बाकी लगभग आपको 25 क्वेश्चन के आसपास करंट से रहेंगे। तो आप मेडाइवल और एंशिएंट के लिए आप कोई भी बुक से पढ़ लें फैक्ट्स को। उसमें सिंधु घाटी की सभ्यता है, वैदिक रीजन का थोड़ा सा पार्ट है, कुछ गुप्त है, कुछ मौर्य है, ये कर लें आप वहाँ से प्रश्न। मेडाइवल में भी ठीक उसी प्रकार से आप कुछ राजपूत एज से कर लें, कुछ विजयनगर से कर लें, कुछ मराठे से कर लें, कुछ सल्तनत काल से कर लें, कुछ मुगल काल से कर लें, और उसमें भी प्रशासनिक आर्थिक को कर लेंगे, आपका क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। करंट जो है वह मुख्य है, और करंट को करने की जो बेस्ट रणनीति है वह यह है कि इतिहास खंड को पढ़ने के लिए अब पहला जो किताब है यह बिपिन चंद्र की आधुनिक भारत, बिपिन चंद्र की किताब है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत यह एनसीईआरटी की किताब है, एनसीईआरटी। आप ये किताब ले लें, इस किताब को कम से कम 2-3 बार पढ़ें और पूरे किताब को पढ़ के उसमें जो जो इम्पोर्टेंट है उसको छांट करके एक नोट्स तैयार कर लें। उससे आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, और जब कहानी समझ में आ जाएगी तो आप कुछ फैक्ट्स और बढ़ाने के लिए एक परीक्षा वाणी की किताब आती है, परीक्षा वाणी, परीक्षा वाणी। आप इस परीक्षा वाणी का जो है वो बुक ले सकते हैं, और ये दोनों जब आप कर लेंगे तो आपके पास एक भी फैक्ट्स नहीं छूटेगा एक हिस्ट्री में। और ये जब करते हैं तो घटना चक्र का आप नाम सुने होंगे, शमशान, तो घटना चक्र का सीरीज आता है 8 वॉल्यूम में। तो इसका जो इतिहास खंड है, इतिहास खंड में आप पहुँचे तो आप यहाँ से इतिहास पढ़ के और इसको आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपको छूटने वाला नहीं है। अगर हम इसी तरह से दूसरे खंड भूगोल की बात करें तो भूगोल में आप या तो 11-12 का जो है सो एनसीईआरटी कर लें, एनसीईआरटी बेस्ट है एकदम, इसकी का कोई तोड़ नहीं है। अन्यथा हिंदी माध्यम में है तो 2 में से आप खुल्लर का भी कर सकते हैं या महेश वर्णवाल, आसान रहेगा आपको। महेश वर्णवाल की किताब से आप कर लें। महेश वर्णवाल की किताब को भी 2-3 बार खूब पढ़ें और फिजिकल पार्ट पर भी थोड़ा सा ध्यान दें, और ख़ास करके इंडियन ज्योग्राफी पर विशेष फोकस करें। इंडियन ज्योग्राफी पर खासकर ड्रेनेज सिस्टम ये सब है उस पर विशेष जो है सो फोकस करें, क्लाइमेट पर जो है सो फोकस करें। तो महेश वर्णवाल जो है, यह महेश वर्णवाल की किताब को आप पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर घटना चक्र से आप प्रैक्टिस करते हैं तो भूगोल आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से भूगोल कंप्लीट हो जाएगा तो 30 से 35 क्वेश्चन यहाँ से, फिर आपको लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपको यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा है आपका पॉलिटी, राजव्यवस्था। राजव्यवस्था के लिए 2 किताबें, एक एनसीईआरटी और दूसरा लक्ष्मीकांत। इसका कोई तोड़ नहीं है इस किताब का। एनसीईआरटी की किताब एक बार पढ़ लेंगे, कम टाइम में आपको एक कहानी सब समझ में आ जाएगी, कैसे संविधान का विकास हुआ, कैसे हमारा संविधान सभा बना, क्या हमारा संविधान में 22 भाग में दिया हुआ है, उसके सारे आर्टिकल्स। और एक और बात, आप जब राज व्यवस्था पढ़ेंगे तो राज व्यवस्था में आप ऐसे लक्ष्मीकांत में भी है लेकिन सरल भाषा में क्रॉनिकल के एक सामान्य अध्ययन सीरीज आता है, उसके पीछे में 10-12 पेज में पूरा एकदम 400 आर्टिकल लगभग दिया हुआ है। उसको पढ़ने में आपको आधा घंटा का टाइम लगेगा। आप एवरी डे प्रतिदिन 1-2 महीना उसको नियमित रूप से उपन्यास की तरफ पढ़ते जाइए। याद नहीं करना है, केवल आप पढ़ते जाइए। जैसे आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर राम, तो ऐसे करके आप उसको पढ़ें तो आपको पूरा याद हो जाएगा। हम भी बचपन में जब याद करते थे तो जैसे हमको परमाणु संख्या याद करना था
तो हाइड्रोजन, 1 हीलियम, 2 लिथियम, 3 बेरिलियम, 4 बोरॉन, 5 कार्बन, 6 नाइट्रोजन, 7 ऑक्सीजन, 8 फ्लोरीन, 9 नियॉन, 10 सोडियम, कार्बन, मैग्नीशियम, 12 एल्युमिनियम, 13 सिलिकॉन, 14 फास्फोरस, 15 सल्फर, 16 क्लोरीन, 17 ऐसे करके याद कर लिए थे। तो ठीक इसी प्रकार से आपको आर्टिकल भी ऐसे ही याद हो जाएगा। तो ये जो क्रॉनिकल है वह क्रॉनिकल का जो सामान्य अध्ययन श्रृंखला है, उस श्रृंखला में से आप जो है अनुच्छेद को याद कर लें। अनुच्छेद एकदम रामबाण होता है। जब अनुच्छेद पर आपको पकड़ हो जाएगा, क्वालिटी का एक भी सवाल नहीं छूटेगा। एनसीईआरटी से आपको समझ में आ जाएगा। अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं तो लक्ष्मीकांत को एक बार जरूर आप पढ़ें। देखने में आपको यह किताब मोटी लगेगा कि इसमें 70-80 टॉपिक हैं, चैप्टर्स हैं, इतने कैसे पढ़ें, लेकिन मैं गारंटी दे सारा चैप्टर उसमें 4 पेज, 6 पेज, 5 पेज इसी तरह से है। तो एक एक दिन में कम से कम एक चैप्टर तो आप जरूर ही पढ़ लेंगे। तो उसको पढ़ते जाइए और ध्यान रखिए जब भी आप पढ़ें तो कॉपी, कलम और पेंसिल, इरेजर, 4 चीज़ आप जरूर रखें। आप पेंसिल से अंडरलाइन करते चले जाइए जो भी इंपॉर्टेंट लगे, और कॉपी पर उसको कलम से नोट करते जाइए, वही आपका नोट्स बन जाएगा। एक्स्ट्रा कहीं नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। सभी विषयों में, आप हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, आप वैसे ही एक नोट्स आपका बन जाएगा और वह आपका नोट्स होगा। और उसके उस नोट्स का तोड़ कहीं मार्केट में आपको नहीं मिलेगा, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। और जब ये हो जाए तो फिर घटना चक्र, एकदम घटना चक्र ब्रह्मास्त्र है। मेरा अनुभव है यह घटना चक्र ब्रह्मास्त्र है, इसका कोई तोड़ नहीं है। आप घटना चक्र से जैसे ही प्रैक्टिस में लाएंगे तो आप जो भी यहाँ पढ़ते हैं सब आपके दिमाग में सेट होता चला जाएगा। अब है इसके बाद अर्थव्यवस्था। अब हम अर्थव्यवस्था की बात करें, इसमें कुछ नहीं करना है, कहीं कुछ नहीं। एनसीईआरटी एकदम, एनसीईआरटी का एक है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास और एक है भारत लोक एवं अर्थव्यवस्था। ये 2 किताबें हैं, पतली पतली, बहुत मोटी किताब नहीं है। और 5-6 चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में, ऐसे ही 10-12 चैप्टर है भारत लोक एवं अर्थव्यवस्था में। ये 15-20 चैप्टर्स हैं, उसको खूब बढ़िया से आप 2 बार कम से कम पढ़ जाइए। इसमें भी वही प्रोसेस, आप अंडरलाइन करते जाइए और जो जो इंपॉर्टेंट रहे उसको कॉपी पर नोट्स करते जाइए, आपका नोट बन जाएगा। जैसे ही नोट्स बन जाता है आप सीधे पहुंचिए घटना चक्र में। आप या तो पूरे बुक पढ़ के तब जाइए, नहीं तो बेस्ट रणनीति यही है कि जिस चैप्टर को आप पढ़ते हैं उसी चैप्टर के घटना चक्र में आप प्रवेश करिए और वहाँ उसको प्रैक्टिस में ले, यानी घटना चक्र साथे करते चलना है। तो जो पढ़ते जाएंगे और ये आपको साथ में एकदम कंप्लीट होता जाएगा। इकोनॉमिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पीटी की मैं बात कर रहा हूँ, अभी मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। तो पीटी में अगला जो है वह है विज्ञान। आपको विज्ञान में सबसे बढ़िया ल्यूसेंट है। ल्यूसेंट मैं इसी से पढ़ा हूँ। तो ये ल्यूसेंट है, ल्यूसेंट का जो सामान्य विज्ञान है उसमें फिजिक्स भी अच्छा दिया हुआ है, केमिस्ट्री भी काम भर है और बायोलॉजी भी मस्त एकदम दिया हुआ है। आप उसमें करें क्या कि जो मतलब आपको याद, बहुत सारा चीज़ उसमें याद भी होगा, जो नहीं याद है आप उसको अंडरलाइन करते चले जाइए। सेम इसमें भी जो याद नहीं हो रहा है उसको कॉपी पर नोट्स करते जाइए। आप एक बार पढ़ेंगे, दूसरा बार अंडरलाइन करेंगे और तीसरा बार कॉपी पर नोट्स कर लेंगे। और जैसे ही आप नोट्स में डालेंगे उसके बाद फिर आइए आप घटना चक्र में। अब जैसे ही घटना चक्र में आएंगे तो घटना चक्र में शुरू में आप देखिएगा कि कुछ लिखा रहेगा और तब क्वेश्चन रहेगा। तो जो लिखा हुआ है फैक्ट्स उसको भी पढ़ना है और तब क्वेश्चन बैंक बना लेना है उसका। तो जब ये क्वेश्चन बैंक बना लेंगे तो आपका एकदम विज्ञान भी पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। अगला जो है वह 6ठा मतलब इसमें है वह है करेंट। करेंट जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है और आज के डेट में अगर कोई भी लड़का का रिजल्ट नहीं हुआ है तो यह समझिए कि कहीं ना कहीं मार खाया है। तो या तो हिस्ट्री में मार खाया है, या तो साइंस में मार खाया है, या तो करंट में मार खाया है, या तीनों में मार खाया है। अगर तीनों में मार खाया है तो उसका 50 स्कोर है, अगर 2 में मार खाया है तो उसका 60-70 स्कोर है, 1 में मार खाया है तो उसका 80-90 स्कोर है। अगर जो नहीं मार खाया उसका रिजल्ट हो गया है 66 में। तो अगर मैं एकदम पैमाना है, एकदम गारंटेड बात मैं आपको बता रहा हूं। तो अब यहाँ करंट के लिए करना क्या है कि पेपर एकदम रामबाण है। पेपर में आप हिंदी पढ़ते हैं, कोई भी दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण जो है ना, खासकर राष्ट्रीय जागरण यही पढ़ें। क्योंकि राष्ट्रीय जागरण में आपको जब पढ़ेंगे तो ये आपको प्रतिदिन 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे लगेंगे कि यही तो एग्जाम में पूछता था, बस यही करना है। अब उसको आप प्रतिदिन कॉपी पर
करते चले जाएं। साथ ही ध्यान रखें, बहुत लोग ये सोचते हैं कि घटना चक्र का करंट वाला हम काहे को पढ़ने जाएं, वो तो पीछे का था। नहीं, गलती है। आप पढ़ेंगे, मैंने भी पढ़ा था, आप पढ़ेंगे तो आपको एक पैटर्न पता चलेगा कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत फिर भागने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात कि ऐसे आप पेपर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि पेपर से क्या मैंने कौन चीज़ लिखें। हम भी जब घर पर पढ़ते थे तो हमारे भी घर में लोग कहते थे, भाई ये पेपर में क्या क्या ऐसे ही नोट करते रहते हो। मैं केवल हंसता था, मैं कुछ बोलता नहीं था, मैं नोट कर लेता था। बहुत काम का वो चीज़ है। अब आप जब इसको नोट करते चले जाएंगे तो इससे बढ़िया करंट का कोई मैगजीन आपका नहीं रहेगा। तो दैनिक जागरण से ये करते जाएं, प्लस संभव हो तो यूट्यूब पर करंट का मतलब कुछ कुछ टॉपिक्स है, जैसे आप दृष्टि का है या ध्येय IAS का है, उसका चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और उसमें मतलब डिटेल रहता है, 4-5 मिनट का वीडियो क्लिप रहता है, उसको सुने तो आपको एक कॉन्सेप्ट बनेगा। तो इस प्रकार से आप जो है अपना ये करंट का ये तैयार कर लें। अब ये करंट तैयार करने के बाद लास्ट आवर जब एग्जाम में आएगा, PT का एग्जाम में, तो अब लास्ट के 15 दिन 1 महीना पहले आप एडुटेरिया का या स्पीडी का या कोई एक फिर खरीद लेंगे और जब उसको रिवाइज करेंगे तो लगेगा कि इसका तो मतलब 90% हमको मालूम है। अब जब करंट भी आपका कंप्लीट हो जाएगा तो 7वां सेक्शन आपका बिहार रहा, बिहार स्पेशल। इसमें इम्तियाज अहमद की जो किताब है उसको एक बार जरूर पढ़ लीजिए और पढ़ने से आपको एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा, और बहुत नहीं उसको से आप कॉन्सेप्ट बना लें। और जब कॉन्सेप्ट बन जाए तो आप क्राउन का, ल्यूसेंट का या बिहार KVC नैनो का कोई एक किताब ले लीजिए और उसको कम से कम 2 बार 3 बार पढ़िए। और साथ ही बिहार को जब आप पढ़ते हैं तो बिहार में भूगोल जब आप पढ़ते हैं तो भूगोल के पढ़ने के क्रम में आप नक्शा, मैप या हिस्ट्री, कोई भी चीज़, देखिए आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो मैप उसमें जितना भी आप मतलब बनता है उसको समझने की कोशिश करें। वह PT में भी आपको पूरा फैक्ट्स याद रखने में मदद करेगा, साथ ही मेंस में भी आपको आंसर लिखने में वो आपको बहुत ही मददगार साबित होगा। तो ये है आपका बिहार में इम्तियाज अहमद, और उसके बाद क्राउन है, ल्यूसेंट है, नैनो है, कोई भी आप ये कर लें। और घटना चक्र में जो है स्पेशल इसमें भी आता है, आप जो है ये कर लें। या फिर इसमें प्लेटफॉर्म का आता है, प्लेटफॉर्म में क्वेश्चन बैंक है, 1-1 150 क्वेश्चन 5-6 टॉपिक में बना करके दिए हुए हैं। तो आपको सारी बातें मैंने वही प्लेटफॉर्म से किया था, तो आपको बहुत इससे जो है सो लाभ मिलेगा। तो अब इसके बाद है मैथ। तो ये मैथ आप अपना मेंटल एबिलिटी पर इस्तेमाल करेंगे। 10 नंबर इसे फिक्स है, 10 नंबर इससे भी है, 10 नंबर बिहार से भी, 20 नंबर रहता है। करंट से 30 से 35 नंबर का क्वेश्चन करंट से रहता है। विज्ञान में भी 30 से 35 नंबर का क्वेश्चन रहता है, और अर्थव्यवस्था में भी 10 से 15 नंबर का रहता है। तो इस प्रकार आप ये करेंगे तो एकदम यानी इस स्तर पर आप आ जाएंगे कि अब आपके पास कुछ नहीं। और जब एग्जाम के लास्ट आवर, जब अभी जो नोट्स आप बनाए हैं उस नोट्स को आप हमेशा जो है सो रिवाइज करते रहेंगे और ये घटना चक्र को प्रैक्टिस भी आप देखते रहेंगे। अब जब लास्ट एग्जाम आवे तब ल्यूसेंट का इस्तेमाल करना है, ल्यूसेंट के एक नोट्स के रूप में इस्तेमाल करना है। एकदम ध्यान रखें इस बात को। लोग क्या करते हैं, शुरू में ही ल्यूसेंट पढ़ते हैं। अरे शुरू में नहीं, वो एक शब्द भेदी बान है कि बस शब्द के आधार पर उसको चला देना है। तो ल्यूसेंट एक नोट्स बना हुआ है, तो आप जो अपना नोट्स बनाए हैं या तो उसका इस्तेमाल करें या ल्यूसेंट का इस्तेमाल करें। एग्जाम के लास्ट 10 दिन 5 दिन में उसको 2 बार 3 बार रिवाइज करने में आपको काम देगा। अब उसके बाद क्वेश्चन बैंक आप 25 या 30 आराम से जो है सो सेट प्रैक्टिस मार लीजिए, एग्जाम में जाइए, आपके रिजल्ट की गारंटी एकदम 100% है। आप 120 नंबर के आसपास में रहेंगे, ये गारंटी मैं दे रहा हूं। तो मैं समझता हूं कि PT के लिए आपको बहुत बातें समझ में आ गई होगी और निश्चित तौर पर इसको आप फॉलो करेंगे तो आप सफल होंगे। एक दिन मैं फिर समय निकालूंगा और आपके लिए एक मेंस की रणनीति पर चर्चा करूंगा कि मेंस में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और फिर कैसे क्वेश्चन उसका जो है सो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे डेवलप कर लेना है। धन्यवाद।